दो अमीर जेठानियों की गरीब देवरानी। निशा के लिए पेरिस से अमीर घर का रिश्ता आता है और लड़के वाले कुछ ही देर में रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ लोग गरीब निशा के घर इतने अमीर लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही निशा और उसका परिवार बाहर आते हैं सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। बहन, लड़के वाले काफी अमीर लग रहे थे। हमारी निशा का रिश्ता पक्का हो गया क्या? मेरी निशा का रिश्ता पक्का हो गया है। अब तो मेरी बेटी विदेश में जाएगी। जानती हो कहाँ से रिश्ता आया था? लड़के वाले पेरिस में रहते हैं। शांति, अपनी बेटी का रिश्ता 7 समंदर पार करवा कर तुम खुश हो रही हो। अगर मैं होती तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता इतनी दूर कभी न करवाती। तुम जानती भी हो पेरिस में कितने बुरे लोग रहते। मैंने तो सुना है वहाँ के अमीर लोग हम गरीब लोगों की बेटी से शादी कर लेते हैं और उन्हें पेरिस में ले जाकर नौकर बनाकर रखते हैं और बहुत लोग तो उन्हें बेच देते हैं। पड़ोसियों की बातें सुनकर शांति और मुकेश काफी परेशान हो जाते हैं और जब मुकेश की बहन को ये बात पता लगती है कि निशा का रिश्ता पेरिस के एक बड़े घर में तय हो गया है तो वो भी घर आ जाती है। भैया, तुम तो बहुत बुरे हो। आखिर तुमने दिखा ही दी ना अपनी और पराई बेटी में फर्क। वैसे तो तुम कहते थे कि तुम मेरी अंजलि के लिए भी बहुत अच्छा लड़का देखोगे, पर जब पेरिस से रिश्ता आया तो तुमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बहन, ऐसा नहीं है। मैंने हम दोनों की बेटी की फोटो लड़के वालों को भेजी थी। अब लड़के वालों को अगर निशा पसंद आई तो इसमें हमारी क्या गलती? हाँ भैया, तुम्हारी क्या ही गलती होगी। पर मैं तो खुश हूँ जो लड़के वालों ने निशा को पसंद किया, क्योंकि वो लोग अगर रिश्ता लेकर आते तो भी मैं अपनी बेटी की शादी पेरिस में नहीं करती। अब जो भी आता है वो मुकेश और शांति के कान भरते और NRI बिजनेसमैन लड़के के बारे में शांति और मुकेश को भड़काते हैं। लोगों की बात सुनकर जब सुरेश रात को खाना खा रहा होता है तब अपनी बीवी और बेटी से कहता है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता पेरिस में करके लगता है गलती करी है। जिसको देखो वो यही कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता पेरिस में नहीं करना चाहिए था। शादी में अभी समय है, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं अपनी बेटी को 7 समंदर पार नहीं भेजूंगा। मैं नहीं जानता वहाँ के लोग कैसे होते हैं और अगर मेरी बेटी इतनी दूर चली गई तो मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा कि वो कैसे अपने ससुराल में रह रही है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। अगले महीने शादी है, हमने सारी तैयारी कर ली है। अगर अब रिश्ता हमने तोड़ा तो आप जानते हैं ना, कोई हमारी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अगर मेरी किस्मत में दुख होगा तो मैं गांव में रहकर भी दुख काटूंगी और अगर मेरे नसीब में खुशियां होंगी तो मैं पेरिस में भी खुश रहूंगी। माँ सही कह रही है, हम गांव में रहते हैं। यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। अगर किसी भी वजह से मेरा रिश्ता टूटा तो लोग मुझ में ही कमियां निकालेंगे और मेरी वजह से आपकी बदनामी हो, मैं ये देख नहीं पाऊंगी। अपने गरीब माँ बाप के लिए निशा पेरिस के लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है और बहुत जल्द निशा की शादी हो जाती है। पंकज बेटा, मैं अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला है। मेरी एक ही बेटी है। पेरिस में उसे कभी दुख मत देना। वो गांव की देसी लड़की है, विदेश के तौर तरीके नहीं जानती। अगर उससे कभी गलती हो तो माफ कर देना। भाई साहब, डरिए मत। निशा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और देखना, पेरिस में जाकर वो भी हमारी तरह लग्जरी लाइफ जिएगी। चलो निशा, गाड़ी में बैठ जाओ, हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है। निशा अपने घर वालों से मिलकर अपने पति, सास, ससुर के साथ पेरिस जाती है, जहां निशा की 2 जेठानी और ननद निशा का देसी लुक देखकर मुंह बनाती हैं। माँ जी, आप तो कह रही थी कि मेरी देवरानी हम दोनों से अलग है, पर इतनी अलग है ये नहीं बताया था। आप तो बिल्कुल गाँव की देसी गवार उठा कर ले आई है। इसे तो ना कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही मेकअप करने का। तभी ननद काजल भी कहती है, माँ, आप मेरे लिए कैसी भाभी लेकर आ गई हैं? इन्हें तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा पाऊंगी। आप क्या चाहती हैं? बाहर के लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो? उनके कपड़े देखिए, बिल्कुल 3rd क्लास है। हम कहाँ लग्जरी लाइफ जीने वाले और कहाँ ये गोबर मिट्टी में रहने वाली। तभी काजल को रोकते हुए पंकज कहता है, बस काजल, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे निशा बहुत पसंद है और बोलो मत, हम भी इंडियन हैं। हम भी किसी छोटे से गांव से निकलकर ही पेरिस में आए हैं और आज तुम मम्मी पापा की बदौलत ब्रांडेड कपड़े पहनकर घूम रही हो। अगर उन्होंने मेहनत न की होती, अपना खुद का बिजनेस न खड़ा किया होता तो शायद हम भी गांव की मिट्टी में ही पले होते। पंकज की बात सुनकर कनिका, सुमन, काजल का मुंह बंद हो जाता है और वो पैर पटक कर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद गीता अपने बहू बेटों को दरवाजे पे रखती है और खुद रसोई में जाकर पूजा का सामान लाती है और बहू का गृह प्रवेश करवाती है। और निशा जब अपना आलीशान घर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा ससुराल कितना अमीर है। मैं गांव की लड़की, छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाली, मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी? बहू, क्या हुआ? घर देखकर घबरा रही हो? डरो मत, ये तुम्हारा ही घर है। जैसे मेरी यहाँ दोनों बड़ी बहू बेटी रहती हैं, वैसे ही तुम भी रहना।
जहाँ पर सब कुछ ब्रांडेड है। हमने जो कपड़े पहने हैं वो जारा के हैं, हमारे जूते 20,000 के हैं और तुम्हारी सास ने जो बैग लिया है वो गुची का है। पंकज, कल तुम बहू को मॉल ले जाकर शॉपिंग करवा देना। टांगे में बैठने वाली अब कार में बैठकर पेरिस की रोडों पर घूमेगी। निशा बहू, तुम अपनी जेठानियों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और जाकर आराम कर लो। गीता की बात सुनकर निशा अंदर जाती है और जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो उसका पति फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलता है। और अब जब निशा कमरे में जाती है तो मखमली मुलायम बेड देखकर निशा काफी खुश हो जाती है। ये बेड कितना मुलायम है, कितना मजा आ रहा है इस पर बैठने पर। निशा, ये तो बस शुरुआत है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ डिनर करेंगे। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर होता है, जहाँ कुछ नौकर खाना सर्व कर रहे होते हैं। तुम खाने को क्या देख रही हो? उप्स, हम तो भूल ही गए, तुम तो गांव की देसी गवार हो। हाँ, तो सही कहा ना, आज से पहले कांटे चम्मच का तो इस्तेमाल किया ही नहीं होगा। सुमन, ऐसा क्यों बोल रही हो? हर इंसान धीरे धीरे चीज सीखता है। निशा, डरो मत, तुम भी सीख जाओगी, बस तुम हमें खाते हुए देखो। अब निशा घर वालों को देखकर उनकी तरह खाने की कोशिश करती है, पर वो खा नहीं पाती। उसका खाना नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सुमन, कनिका और काजल जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। गांव की गवार को कितना ही क्यों ना कुछ सिखा दिया जाए, वो गवार गवार ही रहता है। बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। माना कि निशा बहू गांव से है, पर वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी गांव में नौकरी करती थी। इस तरह उसका बार बार मजाक बनाना सही नहीं। और निशा बहू, मैं जानती हूँ, गांव में शादी के बाद बहू अपनी पहली रसोई करती। यहाँ पर हम भी तुम्हारी पहली रसोई करेंगे, पर 2 दिन बाद। माँ की बात सुनकर पंकज बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो परफेक्ट है, अब मैं आराम से 2 दिनों तक निशा को पेरिस घुमा पाऊंगा, वो भी अपनी लैम्बोर्गिनी से। ससुराल में आकर निशा बहुत खुश थी। अगले दिन निशा और पंकज तैयार होते हैं और शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। ये 1 पीस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम अपनी पहली रसोई वाले दिन यही पहनना। मैडम, आप एक काम कीजिए, 1-2 ड्रेस, सूट और साड़ी पैक कर दीजिए। पंकज जी, सूट और साड़ी तो ठीक है, पर मैं 1 पीस गाउन, इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती। नहीं पहनती तो क्या हुआ, ले लेते हैं, क्या पता कभी तुम्हारा मन बदल जाए। इस तरह से पंकज कुछ ड्रेस, सैंडल और साथ ही पर्स दिलाकर निशा के साथ रेस्टोरेंट चला जाता है। पेरिस का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, मैं अपनी सारी बिजनेस की डील करने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आता हूँ। मैं छोटे से गांव की लड़की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पेरिस जैसे इतने बड़े शहर में हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। कल तुम्हारी पहली रसोई है, माँ की कुछ दोस्त घर आएंगे, जिसमें से कुछ इंडियन है और कुछ पेरिस की रहने वाली है। कल देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगले दिन निशा की पहली रसोई होती है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाती है और रसोई में चली जाती है और नौकरों की मदद लेकर इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से अपने ससुर के लिए करेले का जूस, घर वालों के लिए बादाम शेक, पराठे, खीर, पूरी और छोले भटूरे जैसे पकवान बना रही होती है कि तभी दोनों जेठानी और ननद वहाँ आती हैं। ये सब क्या बनाया तुमने? कितना ऑयली है। यहाँ के लोग इस तरह का भारी खाना नहीं खाते। बनाना ही है तो एवोकाडो टोस्ट बनाओ, नूडल्स बनाओ, पिज्जा बनाओ, मोमोज बनाओ, सैंडविच बनाओ। तभी गीता वहाँ आकर कहती है, बहू, जब तुम्हारी पहली रसोई थी तो तुमने अपनी पसंद का खाना बनाया था ना, तो फिर तुम छोटी बहू को क्यों फोर्स कर रही हो अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए? बहू, मेहमान आ चुके हैं, खाना लगा दो। गीता की बात सुनकर तीनों का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में निशा खाना सर्व करती है और जब सभी मेहमान खाना खाते हैं तो वो लोग निशा के खाने की काफी तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड, इट इज टू यमी। मेरा सपना था इंडियन फूड खाने का और आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। आई कांट बिलीव दिस। ये सारा फूड बहुत डिलीशियस था। आशा, आखिर तुमने दिखा दिया कि तुम तीसरी बहू बिल्कुल देसी लेकर आई हो। मैं भी अपने बेटे के लिए इंडियन लड़की देख रही हूँ, वो भी गांव की, ताकि वो भी हमारे घर में आकर हमें इंडियन खाना खिला सके। विदेशी खाने खा खा कर मैं तो बोर हो चुकी हूँ। सबकी बात सुनकर निशा के ससुर खुश होते हैं और देखा बहू, तुम तो पेरिस में आकर देसी तड़का लगा रही हो। सब तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। घर आए मेहमानों के मुंह से तारीफ सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं कनिका, सुमन, काजल निशा की खुशी देखकर जलती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल की दोस्तों का फोन आता है। क्या तुम लोग मेरी भाभी से मिलना चाहते हो? काश कि मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा पाती। माफ करना, पर मेरी भाभी 1 महीने के लिए इंडिया वापस चली गई। दरअसल उनके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। वो जैसे ही आएंगी मैं तुम लोगों को उनसे जरूर मिलवाऊंगी। काजल, निशा तो घर में ही है, तुमने अपने दोस्तों से झूठ क्यों कहा? रवि, काजल ने ये बिल्कुल सही किया अपने दोस्तों से झूठ बोलकर।
आप देखिए ना, काजल के ज्यादातर फ्रेंड अंग्रेज हैं। अगर काजल के दोस्त इस गरीब गंवार देसी निशा से मिलेंगे तो हमारी नंद की क्या इज्जत रह जाएगी। ऊपर से इस गरीब की वजह से काजल की इंसल्ट होती है। देख रही हो आप, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुझे अपने दोस्तों से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं उनको आपसे नहीं मिला सकती। इसी तरह एक बार फिर काजल अपने भाभी को भला बुरा बोलती है और अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कनिका और सुमन भी अपने पति और ससुर के साथ ऑफिस चले जाते हैं और निशा घर में रहकर अपनी सास के साथ घर का काम करती है। ऐसे ही निशा एक दिन अपने पति, ससुर, जेठ और जेठानी के लिए लंच पैक करती है। दीदी, मैंने आज खाने में पास्ता, सैंडविच और कुछ ग्रीन वेजिटेबल सलाद बनाए थे। बिल्कुल वैसे ही खाना जैसे आप लोगों को पसंद है। मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, आज आप सब लंच लेकर जाओ। तभी ताना देते हुए सुमन कहती है, निशा तुम हाउस वाइफ हो, हम नहीं, और तुम क्या जानो ऑफिस कैसे संभाला जाता है। हम किसी की गुलामी नहीं करें, हमारा खुद का बिजनेस है और हम वहाँ के मालकिन हैं। हम लोगों को खाना खिलाते हैं, ना कि घर से खाना लेकर जाते हैं। घर से अपना लंच वो लेकर आता है जिसकी बाहर खाने की हैसियत नहीं। और हमारी कंपनी में तुमसे अमीर लोग काम करते हैं, इसलिए हमें लंच के नाम पर तुम्हारी पोटली ले जाने की जरूरत नहीं। हमारे ऑफिस में हम अपने एम्प्लॉयर को खाना प्रोवाइड करवाते हैं और वही अच्छा खाना खुद भी खाते हैं। तभी ससुर बात काटते हुए, बहू बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है। कौन सा ऑफिस में हमारे घर की औरतें खाना बनाती हैं। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो घर के खाने को बहुत मिस करता हूँ, इसलिए मैं तो बहू का बनाया हुआ लंच जरूर लेकर जाऊंगा। और मैं भी। अपने जेठ और ससुर की बातें सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगता है, तो वहीं अपनी जेठानियों की बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन काजल के फ्रेंड काजल को बिना बताए काजल के घर आ जाते हैं। लगता है आप सब काजल के दोस्त हैं। आप सब पहली बार मेरे सामने घर आए हैं। आप सब बैठिए, मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। काजल, ये तुम्हारी भाभी है? दोस्तों की बातें सुनकर काजल, क्या यार तुम लोग भी ना, भला ऐसी गरीब गंवार लड़की मेरी भाभी कैसे हो सकती है। ये हमारे घर की नौकरानी है। दरअसल माँ को इंडियन नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए हम इसे गाँव से उठा कर ले आए हैं। वो तुम्हारे घर की तो इंडियन नौकरानी भी बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रहा था कि यही तुम्हारी भाभी है। काजल की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उदास होकर रसोई में जाती है और काजल के दोस्तों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। और काजल के सभी दोस्त निशा से नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। कभी उससे चाय बनवाते तो कभी फर्श पर कुछ गिराकर साफ करने को कहते। फर्श गंदा हो गया है, प्लीज क्लीन कर दो। तभी गीता वहाँ आती है और, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की। निशा, तूने इनको बताया क्यों नहीं कि तू इस घर की नौकरानी नहीं बहू रानी है। गीता की बात सुनकर काजल के दोस्त चौंक जाते और कहते हैं, क्या काजल, ये तुम्हारी भाभी है और तुमने हमसे झूठ कहा। मुझे तो लग ही रहा था, पर तुमने अपनी भाभी की इतनी इंसल्ट करके सही नहीं किया। वो भी हमारी तरह इंडियन है। भला हम इंडियन होकर किसी इंडियन का मजाक कैसे बना सकते हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की। माफ करना भाभी, मैं नहीं जानती थी कि आप काजल की भाभी हैं। मैं तो पेरिस की रहने वाली हूँ, पर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। काजल ने आपके साथ सही नहीं किया। काजल के दोस्तों को काजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। काजल अपना सारा गुस्सा अपनी भाभी पर उतारकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम रवि, विनोद और पंकज उदास होकर अपने घर आते हैं और हॉल में बैठकर अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी निशा वहाँ आती है और उनकी परेशानी का कारण पूछती है। आज आप लोगों को आने में इतनी देरी हो गई, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर दूं। तभी काजल निशा पर भड़क जाती है। अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। दिखाई नहीं दे रहा हम लोग बिजनेस के सिलसिले में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। हर चीज में इंटरफेयर करना जरूरी है क्या? पंकज, अपनी बीवी से बोलो बिजनेस में दखल अंदाजी न करे, ये सब उसके समझ से परे है। तभी गीता भी वहाँ आ जाती है और, तुम सबने मेरी बहू को समझ क्या रखा है? अगर तुम लोगों की बिजनेस की बातें थी तो ऑफिस में ही खत्म करते। बहू, तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम ही तो पूछ रही थी, और मेरी बहू पढ़ी लिखी है, गांव में वो भी ऑफिस में काम करती थी एज अ सपोर्टिंग मैनेजर। आशा सही कह रही है, हमें एक बार निशा को अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। क्या पता निशा को ये अच्छा आइडिया दे दे। माफ करना निशा, हमने तुमसे ऐसे बात की। दरअसल हमने अपना न्यू ब्रांड ओपन किया है और उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी, पर कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि हमारे सारे ब्रांड डुप्लीकेट हैं, इसलिए अब वो कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और अगर उन्होंने हमारे साथ काम नहीं किया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम अपना न्यू ब्रांड कैसे लॉन्च करें, कौन हमारी मदद करेगा। तभी निशा कुछ आइडिया देते हुए कहती है, बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है और आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं।
उस इन्वेस्टर को तो पता नहीं कि आप कितने और इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। जैसे कंपनी को लेकर झूठी अफवाह फैली है कि आप डुप्लीकेट ब्रांड बनाते, वैसे ही आप एक और अफवाह फैलाओ कि आपको आपका नया इन्वेस्टर मिल चुका है और वो पुरानी कंपनी से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। फिर देखना वह इन्वेस्टर कैसे आपके साथ काम नहीं करता। ससुर को बहू का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। आजकल अफवाह में बड़ी ताकत होती है। सबको निशा का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन निशा भी अपने जेठ जेठानी और ससुर और पति के साथ ऑफिस जाती है और कुछ एम्प्लॉयज के साथ मिलकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से कुछ अफवाहें फैला देती है, जिस वजह से पुराने इन्वेस्टर दोबारा से कुछ मीटिंग करते हैं और विनोद एक कंपनी के साथ काम करने को राजी हो जाते हैं। जब रात को सभी घर आ जाते हैं तो माँ, मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। हमने जो परफ्यूम का नया ब्रांड चालू किया था, वो इन्वेस्टर हमारे साथ काम करने को राजी हो गया है और अब वो 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ये सब कुछ निशा की वजह से हुआ है। निशा, तुम बेस्ट हो, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अगर तुम न होती तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता। सच में निशा, हम तुम्हें गांव की गरीब गंवार बेवकूफ समझते थे, पर आज तुमने साबित कर दिया कि अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। भाभी, मुझे भी माफ कर देना, मैं हर कदम पर आपकी बस इंसल्ट करती रही, पर आज आपने साबित कर दिया कि जो काम मैं पेरिस में रहकर ना कर सकी, वो काम आपने कर दिखाया। मेरी बीवी ने इतना बड़ा काम किया है तो क्यों ना आज हम फैमिली डिनर के लिए बाहर चलें? फैमिली डिनर पर जाने के लिए पूरा परिवार एक साथ तैयार होता है और इस बार निशा साड़ी न पहनकर ब्रांडेड स्टाइलिश ड्रेस पहनती है और अपने जेठानी और नंद की तरह तैयार होकर नीचे आती है। सभी निशा का नया लुक देखकर हैरान हो जाते हैं। तुमने शनेल का परफ्यूम, सारा की ड्रेस और गुची का बैग लिया है। इस लुक में तो तुम बिल्कुल विदेशी लग रही हो। भाभी, आपका ये नया लुक बहुत अच्छा है। पर निशा, तुम्हें तो ये सब पसंद ही नहीं, फिर आज तुम? आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जिस रूप में रही मुझे उस रूप में स्वीकार किया, इसीलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों के लिए कुछ करने का। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी आप लोगों को इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़े। और वैसे भी हम पेरिस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अब मैं वहाँ पहले की तरह सूट या साड़ी पहन के तो नहीं जा सकती ना। वैसे भी अब मैं पेरिस में रहती हूँ तो मुझे पेरिस के लोगों की तरह तो बनना ही पड़ेगा। इतना बोलकर निशा अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाती है और जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसके माँ बाप का फोन आ जाता है। निशा अपने माँ बाप से वीडियो कॉल पे बात करती है। माँ, पापा, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? देखो, आपकी बेटी पेरिस में आकर बिल्कुल पेरिस के लोगों की तरह बन गई है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ पापा। भगवान करे मेरी बेटी ऐसे ही हमेशा खुश रहे। आज तुझे देखकर हमारे दिल पर जो बोझ था वो हट गया है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की खुशियाँ चुनी, तेरी शादी पंकज से करवाकर। तू ऐसे ही हमेशा पेरिस में रहना और खुश रहना। अपने पिता से फोन पे बात करके निशा थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो वही मुकेश और शांति भी काफी खुश होते हैं। इस तरह निशा अपने ससुराल के बिजनेस में हाथ बटाती है और अपने ससुराल के बिजनेस को नए मुकाम तक ले जाती है।